हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों का क्या अर्थ है, क्या उनकी विशेषताएं हैं, जनमत निर्माण में क्या भूमिकाएं हैं और राजनीतिक दलों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। अर्थ, राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक दल से अभिप्राय एक ऐसे समूह से है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। मतलब कि राजनीतिक दल का मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य है वो चुनाव लड़ना और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य रखना। ये राजनीतिक दल का एक मुख्य विशेषता है। यह लोगों का एक ऐसा समूह है जो एक जैसे विचार रखते हों और देश की विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। ये दल का शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं हम, लेकिन व्यवहार में देखते हैं कि बहुत सारे राजनीतिक दल में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं और ना ही उन्हें देश की विभिन्न समस्याओं से कोई लेना देना है। उनका उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करके अपना अधिक से अधिक फ़ायदा कमाना, लाभ कमाना होता है। बस वो झूठे वादे कर कर लोगों से वोट प्राप्त करते रहते हैं और एक बार सत्ता में आने के बाद उन्हें देश की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं रहता। ये हमने हमारे देश की पिछले कई सालों की राजनीति में देखा है। तो ये था राजनीतिक दल का अर्थ, ऐसे लोगों का समूह जो चुनाव लड़ते हैं और राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से काम करते हैं। और ये जो समूह है किसी एक विचारधारा पर आधारित होता है और इसका काम देश की विभिन्न समस्याओं पर एकमत होना होता है। अब हम देखते हैं जनमत के निर्माण में राजनीतिक दल क्या भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल सरकार के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही अपने विचार रखते हैं, जिससे लोगों को दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में या सरकार के बारे में ये जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार क्या क्या कार्य कर रही है और किन किन कार्यों की ओर करने की आवश्यकता है। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों, कार्यक्रमों और मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय समय पर मांग उठाते रहते हैं कि इस चीज़ के लिए कानून बनना चाहिए, इस चीज़ के लिए कानून बनना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दल लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं, चाहे वो नीतियाँ अच्छी हों चाहे बुरी हों। राजनीतिक दल लोगों को बताते हैं कि फ़िलहाल सरकार ये नीतियाँ अपना रही हैं, इनके देश को ये फ़ायदे हैं। लेकिन जो विपक्ष का राजनीतिक दल है वो हमेशा हर एक प्रकार की नीति में कोई ना कोई नुक्स निकालने का प्रयास ही करता है, उसमें कमियां निकालना ही विपक्ष का काम होता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियां वर्तमान समय में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो आम जनता इस बात से नाराज़ रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। जनता हमेशा ही राजनीतिक दलों की आलोचना करती है, तो इस कारण से उन्हें अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां हैं, सबसे पहले पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। लोकतंत्र का अर्थ जैसे हम जानते हैं कि कोई भी फैसला लेने के लिए पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े फैसले होते हैं बड़े बड़े नेता करते हैं उनमें कार्यकर्ताओं से कोई पूछताछ नहीं की जाती है। तो सबसे पहले राजनीतिक दल के सामने ये चुनौती है कि पार्टी के भीतर ही आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता। राजनीतिक दल अपने लिए जो फैसले लेता है उसमें कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं होती। इससे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी वहीं होती है और जो पार्टी और जनता दोनों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। तो ये था सबसे पहले चुनौती, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। दूसरा, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। आंतरिक चुनाव न होने से अभिप्राय है कि मान लेते हैं किसी राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में एक पार्टी के अंदर 4-5 व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं
कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे आए, लेकिन इस बात का फैसला कैसे हो कि उन 4-5 में से किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया जाए। उसके लिए पार्टी के बीच में आंतरिक चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बल्कि पार्टी बिना किसी चुनाव के ही एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रतिनिधित्व नियुक्त कर देती है। तीसरा है पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। मतलब कहने को तो पार्टी के फैसले होते हैं, लेकिन पार्टी के जो प्रमुख नेता होते हैं वही उन फैसलों को लेते हैं। सबसे बड़ी और एक जो वर्तमान समय में हम देखते हैं राजनीतिक दलों के सामने चुनौती है, वो है वंशवाद की चुनौती। वंशवाद से अभिप्राय है कि राजनीतिक दलों में जब बड़े बड़े पद हैं वो किसी भी नेता को उसके समय काल के अनुसार न मिलकर, ऐसे को हम वंशवाद मानते हैं। और इसके कारण अधिकांश राजनीतिक दल पारदर्शी ढंग से अपना काम नहीं कर पाते और राजनीतिक दल के बीच में जो परिवार के लोग हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं को उनकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पैसा और अपराधी तत्वों की भी घुसपैठ बढ़ती जा रही है। ये भी एक राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती है। मतलब राजनीतिक दल अपने जो पार्टी का टिकट है वो ऐसे व्यक्तियों को दे रहे हैं जिनके पास अधिक पैसा है, और वो ये बात नहीं देखते कि वो पैसा उन्होंने किस तरीके से कमाया है। और अधिक पैसे वाले उम्मीदवार को टिकट देने का कारण ये है क्योंकि भारत में जो चुनाव हैं काफ़ी महंगे हो गए हैं, काफ़ी खर्चा लगता है। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल चाहता है कि उनका जो प्रतिनिधि है, उनका जो उम्मीदवार है जिसको वो टिकट दे रहे हैं उसके पास ज़्यादा पैसा हो, जिससे उसके जीतने की संभावना ज़्यादा हो। इस कारण से राजनीतिक दलों में अपराधी प्रवृत्ति के लोग अधिक बढ़ रहे हैं। और एक और जो राजनीतिक दलों की समस्या है वो है पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। ये समस्या भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही राजनीतिक दलों के पास खास विकल्प नहीं रहे, विकल्पों की बहुत कमी हो गई है। उनके पास नई नई चीज़ें पेश करने के लिए अब कुछ नहीं होता है। तो ये थी पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों में सुधार लाने के लिए विभिन्न दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण अंतर लाना ही सार्थक विकल्प है। और ये कैसे है? आजकल दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। हमारे देश में भी बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों पर बहुत कम अंतर है। मतलब कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनकी जो आर्थिक मामलों पर नीतियां हैं उनमें हमें बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलता है। जो लोग इससे अलग नीतियां चाहते हैं उनके लिए कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। और एक और समस्या ये है कि अच्छे नेताओं की अब कमी होती जा रही है। तो अब बात हमने देखा राजनीतिक दलों में इतनी चुनौतियां हैं, उनमें इतनी कमियां हैं, तो उनको दलों को सुधारने के तरीके उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम कि किन तरीक़ों से राजनीतिक दलों की कमियों को दूर किया जा सकता है, उनकी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। सबसे पहले विधायकों और सांसदों को दल बदल से करने से रोकने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि चुनाव लड़ने से पहले उन्हें अपनी संपत्ति और आपराधिक मामलों का ब्यौरा एक श्वेत पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य हो गया है। और चुनाव आयोग के एक आदेश के जरिए संगठनिक चुनाव करवाना और आयकर का रिटर्न भरना अनिवार्य हो गया है। इससे आपराधिक तत्वों को राजनीति में आने की संभावना है वो कम हो जाएगी और लोग जो आपराधिक तत्व वाले हैं राजनीति में नहीं आ पाएंगे। दूसरा, राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया गया है। चुनाव का खर्च सरकार उठाए ताकि गरीब व्यक्ति भी चुनाव में खड़ा हो सके। तीसरा, शासक दल वह दल होता है जो राजनीतिक पार्टी होती है। मतलब
जो राजनीतिक पार्टी चुनाव में जीत हासिल कर लेती है उसे शासक दल कहा जाता है। दल बदल का अर्थ है कि एक प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुनाव जीत जाता है किसी एक पार्टी से, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी से जुड़ता है किसी पद के लालच में या किसी अन्य लालच में, पैसे के लालच में, तो ऐसे काम को दल बदल का नाम दिया जाता है और दल बदल पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। हमने बात की थी एक शपथ पत्र वह दस्तावेज होता है जो कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, वह चुनाव अधिकारी को सभी सूचना लिखित रूप में देता है। उस शपथ पत्र में उसकी व्यक्तिगत और संपत्ति संबंधी सभी प्रकार का ब्यौरा होता है और उनको वह खुद अपने हस्ताक्षर के द्वारा सत्यापित करता है ताकि भविष्य में उसे झूठ ना बोलनी पड़े। तो ये थे राजनीतिक दलों के बारे में, उनकी समस्याएं, उनके कार्य। आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।